जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद गगन में। एक मंदिर जिसकी मूर्ति हवा में लटक रही है, जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको परछाई नहीं दिखेगी, जिसमें पूरे ग्रह नक्षत्रों का वेरवा दिया हुआ है, यहाँ तक कि साल के 12 महीने 365 दिन इनका भी जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मंदिर, आओ हम आपको उसकी शेयर करवाते हैं और साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नॉलेज में कुछ अपनी तरफ से इंक्रीमेंट कर सकूं। और तो प्रवीण मोहन हिंदी ये यूट्यूब चैनल की वीडियो है, भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं मंदिरों को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद प्राउड टू बी सनातनी और हिंदुस्तानी होने पे आपको प्राउड फील होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे गाइस, मोढेरा नामक एक सुदूर गांव में अविश्वसनीय ज्यामितीय पूर्णता के साथ बनाया गया एक बहुत ही अजीबोगरीब मंदिर है। यह मुख्य संरचना है और मैं यहाँ प्रवेश द्वार में कंपास लगा रहा हूँ। चट्टानों के बीच इस मध्य रेखा पर इस संरेखण को देखिए, ये बहुत ही अजीब है। अब देखो, जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, इस मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसे निशान हैं इनका, जैसे इन्होंने बताया कि कैंपास के अकॉर्डिंग। अब देखो, अपने क्या है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो कैंपास अपनी जाती है तो वहीं सेम वो कंपास उस तरफ भी जाएगी, साइन किया हुआ है। इसमें दशमलव के बराबर भी त्रुटि नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि प्राचीन काल में ऐसी पूर्णता कैसे संभव थी। यह मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना बताया जाता है। 1000 साल पहले भी मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी थी जिनको कंपास की नॉलेज थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल की नॉलेज थी। इस मंदिर में 3 मुख्य संरचनाएं हैं। मैंने आपको पहले ही मुख्य मंदिर का संरेखण दिखाया है। अब हम दूसरी संरचना की जांच करते हैं। यह दिलचस्प है क्योंकि प्राचीन बिल्डरों ने प्रवेश द्वारों में विशिष्ट पायदानों को चिन्हित किया है और जब हम फोन को उनके ऊपर रखते हैं तो संरेखण एकदम सही होता है, कोई त्रुटि नहीं है। यह 0 डिग्री उत्तर पूर्ण उत्तर है। मैंने हर जगह पूरे मंदिर की संरचना की जांच की है और यह त्रुटि रहित है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस तरह की सटीकता केवल उन्नत तकनीक से ही हासिल। पूरे का पूरा सीधा मंदिर भाई साहब, कैंपास के अकॉर्डिंग ये पूरा बताया ना, पूरा डायरेक्शन इसकी जबरदस्त की जा सकती है। यदि आप कंपास के इतिहास को नहीं समझते हैं तो यह आसान लग सकता है। आज हम दशमलव अंक के संरेखण बिल्कुल वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैं थोड़ा स्किप करके बताऊंगा आपको। मैंने काफ़ी स्टडी किया है तो मैं समझ जाऊंगा प्रवीण भाई क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने ये एक ह्यूमन मेड कंपास बनाया, जैसे परब कर देते हैं किसी भी चुंबकीय ध्रुव को पैदा करने के लिए और पानी में छोड़ते हैं तो वो अपने आप नॉर्थ पोल साउथ पोल के अकॉर्डिंग जो घूमेगा। अभी जैसे ये देखो, ऐसे प्राप्त कर सकते देखो। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल है, ये इस बारे में नहीं है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, बल्कि ये इस बारे में है कि ऐसा क्यों किया गया। इतना सटीक संरेखण क्यों आवश्यक था। मुख्य कक्ष को ठीक पूर्व की ओर क्यों इंगित करना चाहिए। पिछले 21 मार्च को ली गई इस तस्वीर को देखिए, यह सूर्योदय। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको कि 21 मार्च को जो ये तस्वीर ली गई थी, अकॉर्डिंग टू प्रवीण जी और कुछ मैंने बुक्स पढ़ी, इसमें क्या 21 मार्च सबसे बड़ा दिन है। सॉरी, समय लिया गया था। सबसे पहली किरणें क्या कहते हैं उसको, द्वारों के केंद्र से होकर गुजरती हैं और मुख्य कक्ष में चमकती हैं। यह घटना साल में केवल 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर। पर क्यों? इन 2 दिनों में क्या खास है? उन्हें विषुव कहा जाता है। वे केवल 2 दिन होते हैं। इसमें क्या है कि दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर होते हैं, जिस वजह से जो मंदिर का आर्किटेक्चर है इस हिसाब से फिट आउट किया गया है कि सनलाइट वो उस एंगल से आएगी। 21 मार्च को जो इन्होंने एक खिड़की लगा लो मंदिर में बनी हुई है, उससे सनलाइट पास होगी और डायरेक्ट मंदिर के अंदर मूव ऑन करेगी। जहाँ दिन और रात बीतता है, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, लेकिन यह सच नहीं है। ये बिल्कुल और बाएं उगता रहता है, लेकिन केवल। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य मान लो इस पॉइंट से आज रेज उगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से उगा, हल्का सा इधर हल्का सा उधर होगा, क्योंकि जो धरती के चुंबकीय ध्रुव हैं, धरती अपने गोल गोल घूम जरूर रही है, हल्का टिल्ट भी होती है साथ में। शायद ये आपने साइंस में पढ़ा हो, लेकिन वेदों में ये क्लियरली मेंशन है। इन 2 दिनों में यह 0 डिग्री पूर्व में उदय होता है।
यही कारण है कि पूर्व की ओर पूर्ण संरेखण को विषुव पूर्व भी कहा जाता है। अब मूल रूप से मुख्य कक्ष के अंदर क्या था? सूर्य भगवान की एक मूर्ति शुद्ध सोने से बनी और हीरे से जड़ी एक विशाल मूर्ति एक समय मुख्य कक्ष के अंदर खड़ी हुई थी। अब ये मूर्ति का साइज क्या था दोस्तों? 7 से 8 फीट कहा जा रहा है कि ये मूर्ति का साइज था। प्योर सोना और हीरा। और जिन मुगलों की आज भी नाजायज औलाद भारत में है, जिसके ऊपर वो प्राउड करते हैं, उन्हीं मुगलों ने वो मूर्ति चुराई। ठीक है ना। और अब आप सूर्य भगवान की मूर्ति को ध्यान से देखो, इनके आगे 7 घोड़े हैं। तो ये कहा जाता है कि जो सूर्य हैं, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताता हूँ सूर्य का क्या स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू वेदास। सूर्यदेव जब ट्रैवल करते हैं तो उनके आगे 7 घोड़े हैं। आपने अगर प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म के थ्रू अगर अपना धूप में प्रिज्म रखें तो उसके 7 कलर डिवाइड होंगे, है ना। आपने फिजिक्स में 9th 10th में हर किसी ने पढ़ा हुआ है कि प्रिज्म है, प्रिज्म से जब आप लाइट पास करेंगे वो 7 से 8 कलर उसके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 7 घोड़े वो 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे भी बताऊंगा नॉलेज काफी कुछ है। पहली किरणें सूर्य की मूर्ति पर पड़ती तो पूरा कक्ष प्रकाशित हो जाता और चकाचौंध हो जाता। वाह। लेकिन एक और अविश्वसनीय रहस्य है जो यहाँ, यानी कि 21 मार्च को जब सूर्य आए, जिस दिन और रात बराबर हैं, जो दोनों 21 मार्च 23 सितंबर, उस खिड़की से सनलाइट होती तो सीधा सूर्य देव की मूर्ति है उससे टकराती। स्थानीय लोगों को हैरान कर देता है। अगर आप 21 जून को दोपहर के समय इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। हाँ, मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ेगी। यह छद्म विज्ञान की तरह लगता है। लेकिन अगर आप इस विशेष दिन इस मंदिर में खड़े हैं तो आपकी खुद की छाया भी जमीन पर नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम एक शुद्ध वैज्ञानिक घटना की बात कर रहे हैं जो किसी अन्य प्राचीन मंदिर में नहीं होती है। यह केवल मोढेरा के सूर्य मंदिर में होती है। यह कैसे संभव है? क्योंकि इस मंदिर को जानबूझकर एक विशिष्ट रेखा पर बनाया गया था जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। कुछ लोगों को कर्क रेखा नहीं पता, तो वो कर्क रेखा वो पॉइंट है धरती का जिससे सूर्य की सनलाइट सबसे पहले डायरेक्ट, जैसे कहते हैं यहाँ से इधर सूर्य जाए और कर्क रेखा ये रही, डायरेक्ट मिलेंगी सबसे आगे। अब कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा पृथ्वी पर सबसे उत्तरी रेखा या अक्षांश है जिस पर सूर्य सीधे सर के ऊपर दिखाई दे सकता है। इस रेखा से परे सूर्य कभी भी सीधे ऊपर की ओर दिखाई नहीं देगा। और अगर आप इस कर्क रेखा पर खड़े हैं तो 21 जून को आपकी परछाई धरती पर नहीं पड़ेगी। 21 जून में क्या खास है? यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है और सूर्य सीधे ऊपर की ओर चला जाता है और जमीन पर कोई छाया नहीं पड़ती है। यही कारण है कि इस दिन मोढेरा मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। मुझे आशा है कि आप बिल्डरों ने दोनों महत्वपूर्ण सौर घटनाओं को शामिल किया है, विषुव और संक्रांति। इस मंदिर की खुशी ना मानिए। अब आपने देखा ही होगा कर्क रेखा अपने भारत में भी जब सेंटर से बिल्कुल गुजर रही है। कर्क रेखा की एक खासियत बता दूं कि ऊपर का हिस्सा उसमें सनलाइट काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होगी उसमें, जिससे गर्मी होगी। लेकिन कर्क रेखा के जो नीचे का हिस्सा है, जैसे अपना मुंबई वगैरह है, तो वहाँ मौसम काफ़ी अनुकूल है। रेदर देन अपने जो नॉर्थ इंडिया में है काफ़ी गर्मी होती है। जैसे दो पंक्तियां देख सकते हैं, ये कर्क रेखा का बनाया हुआ। बीच में दो रेखाओं के बीच खड़े हो जाएं तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोढेरा मंदिर में प्राचीन बिल्डरों ने क्या किया। यह मुख्य कक्ष की बाहरी दीवार है। इन दो पायदानों को देखिए। इन दो पायदानों के बीच में कर्क रेखा की सटीक रेखा है। अब अपने जैसा कोई जाए तो वो बोले यार यहाँ से टूट गया होगा, इसको छोड़ो, है ना। लेकिन ये कर्क रेखा सीधी जो कि हॉरिजॉन्टल ऐसे टकरा रही है, कर्क रेखा ये इस पॉइंट से ऊपर से आ रही है। जो ये पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ से ऐसे इसके बीच से कर्क रेखा निकल रही है। और प्राचीन हिंदुओं ने इसे चिन्हित किया है जैसे हम आज रेखा को चिन्हित करते हैं। इतनी सूक्ष्मता क्यों आवश्यक थी? क्योंकि दीवार के दूसरी ओर मुख्य कक्ष सूर्यदेव की मूर्ति है। ठीक इसी रेखा पर सूर्य की मूर्ति रखी गई थी। इसीलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ सभी प्रकार के सटीक काम कर सकते हैं।
लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि कैसे प्राचीन बिल्डरों ने इन सभी खगोलीय विवरणों की सटीक गणना की और इन सभी मार्करों के बारे में दिलचस्प मैं वही बात मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ, सनातन ही सत्य है, सनातन महाविज्ञान है। हमारे वेद ग्रंथ जो उपनिषद जितने भी लिखे हुए हैं वो महाविज्ञान है। आज की मॉडर्न साइंस तो एक बच्चा भी सीख रही है उसके आगे। हालांकि आज कुछ लोग मॉडर्न साइंस के ज़्यादा वो बने हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर और सनातन को जुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में बात जिधर पंजाबी में हमारे कहावत है मुड़कुड़ के बोती बोड़ थले, तो वो लास्ट में सनातन में जो बात कहेगी वही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में बताता हूँ क्या है। ये कर्क रेखा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात और बता दूं, आज कुछ लोग सियाने बोलेंगे कि जी हम गए थे लेकिन वो मंदिर कर्क रेखा के ऊपर नहीं, तो मैं उनको बता दूं धरती फ्रैक्शनल हो रही है। अभी शायद ये वही बताएंगे। देखो मैक्सिको धरती जब राउंड घूम रही है और साथ के साथ ऐसे टिल्ट होती रहती है हल्की हल्की, उससे क्या कर्क रेखा चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत। फेडरल हाईवे 83 जो वास्तव में दिखाता है कि कैसे कर्क रेखा हर साल चलती रहती है और इस बदलाव के हिसाब से पृथ्वी हर साल आगे पीछे डगमगाती भी है। तो आज कोई बुद्धिमान व्यक्ति मोढेरा मंदिर के वही बात आ गई जो मैंने कहना चाह रहा था। वर्ष इसे क्यों बनाया गया? शायद आप कहेंगे कि प्रवीण तुम अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद क्यों बनाए जाते हैं? स्पष्ट रूप से भगवान की पूजा के लिए। यह आज सच है, लेकिन प्राचीन भारतीय मंदिर भी वैज्ञानिक कारणों से बनाए गए थे। बिल्कुल, जितने मंदिर हैं कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण की वजह से ही बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि दिल किया किसी का बना दिया। अब जगन्नाथपुरी मंदिर देख लो, वो है। अब अपने इंडिया के मेन 4 धाम है जो वो बिल्कुल सीधी रेखा में है। मैंने अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट भी डाला हुआ है, प्लीज़ चेक जरूर कीजिएगा उसे कि कौन कौन से वो मंदिर हैं। बारे में सोचिए, क्या ये धार्मिक मार्कर है? नहीं। उन्हें क्यों बनाया गया है? कारण ऊपर रखकर सूर्य को ही क्यों समर्पित करते? यह प्राचीन मार्कर हमें यह बता रहा है। इस मंदिर के उत्तर में सूर्य सीधे आपके सिर के ऊपर कभी नहीं दिखाई देगा, इसलिए यह मंदिर सबसे उत्तरी बिंदु को चिन्हित कर रहा है जहाँ सूर्य ठीक ऊपर प्रकट हो सकता है। और आप सोच सकते हैं कि यह बकवास है। कौन परवाह करता है अगर सूर्य आपके सिर पर दिखाई नहीं देता है ना? नहीं, यह सब कुछ बदल देता है। इस रेखा के नीचे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यह रहने के लिए एक सुंदर जगह है, न केवल मनुष्य, पौधों और जानवरों के लिए। यह सब कुछ बदल देता है। इस रेखा के ऊपर यह इतना अच्छा नहीं है। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल वही बात मैंने कहा था ना कि ऊपर रह के ऊपर के एरिया में गर्मी है, रहने के लिए इतना अनुकूल वातावरण नहीं है। हालांकि आदि हो चुके हैं, जो वातावरण हमारी इन्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप को मॉड्यूलेट करेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर टेक्निकल वे से देखें तो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, मेन चीज़ें। और ये आगे आ गया एक कुआं। दरअसल ये आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये एक गहरा है 20-25 फीट गहरा। अब आपने देखा होगा अमेज़न के ऊपर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। चुंबकीय ध्रुव में ना अपन एक क्या करते हैं, ऊपर से एक सर्कल होगा, बीच में कुछ ग्लास रख दिया या कुछ भी, तो वो हवा में लटकेगा। क्यों? ऊपर से चुंबकीय खिंचाव आ रहा है और नीचे से चुंबकीय खिंचाव आ रहा है, तो दोनों तरफ से चुंबकीय खिंचाव आने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, वो चीज़ हवा में लहराने लग जाएगी। अब मान लो एक मैं साइंस सिटी गया था, तो वहाँ पे एक वाइब्रेटिंग बॉल थी। उन्होंने एक ऐसा पेंडुलम टाइप बनाया हुआ था और बीच में बॉल रखी हुई थी, नीचे से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ था और हल्का हल्का वो जैसे फिजिक्स में अपन सर्किट्स कहते हैं, सर्किट घूम रहे थे। घूमने की वजह से चुंबकीय दबाव पैदा हुआ और वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी कम हुई और वो सर्कल जो वो हवा में ऐसे ऐसे लटकता रहा उसके। हो सकता है भाई प्रवीण ऐसा कुछ एग्जांपल दे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में पढ़ा था। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं ऐसा नहीं क्योंकि बिना सच किया आपके सामने आ गया। मैं जो वीडियो लेके आऊँगा फैक्ट्स लेके आऊँगा। वीडियो अब तक देख रहे हो, आई होप कि अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार से यार। साइंटिफिक वे से आऊँगा, सारा कुछ बताऊँगा सनातन कितना महान है, हमारे पूर्वजों के पास कितनी महान साइंस थी। मूल रूप से अंदर क्या था? जमीनी स्तर पर जो सोने से बनी हुई थी और हीरो से जड़ी हुई थी,
लेकिन अगर यह सिर्फ एक नियमित मूर्ति थी तो उन्होंने भूमिगत होकर 20 फीट का गड्ढा क्यों बनाया? कुछ लोगों के अनुसार यह कोई नियमित प्रतिमा नहीं थी, बल्कि यह हवा के बीच में घूम रही थी। यह एक देखो बहुत आगे ना भाई बात, ये मूर्ति हवा में लटक रही थी। ही पेचीदा सिद्धांत है कि प्राचीन बिल्डरों ने एक मूर्ति बनाई जो न केवल हवा में तैर रही मैं इसलिए नहीं पूरा वो बोल रहा हुआ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिले थी, जो मेरे से मिस जादुई हुई। रूप से मध्य हवा में घूम रही थी। लेकिन क्या ये जादू था या वे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे? आज हम इन चुंबकीय उत्तोलन उपकरणों को यही चीज आसानी देखी से थी मैंने। खरीद सकते हैं, जो वस्तुओं को मध्य हवा में घुमाने में मदद करते हैं। आप इस ग्लोब जैसी वस्तु को दो चुंबकों के बीच रखते हैं और वस्तु मध्य हवा में घूमने लगती है। अब हम समझ सकते हैं कि यह भूमिगत गड्ढा क्यों आवश्यक रहा होगा। इसने मूर्ति को मध्य हवा में घुमाने में मदद करने के लिए किसी प्रकार के विशाल चुंबकीय उपकरण को धारण किया होगा। लेकिन सूर्य को मध्य हवा में घुमाने के लिए इतनी पीड़ा क्यों उठानी पड़ी? प्राचीन भारत वह स्थान था जहाँ विज्ञान और आध्यात्म एक साथ मिलते थे। बिल्कुल, सूर्य मध्य अंतरिक्ष में आज का विज्ञान तो अध्यात्म को मान ही नहीं रहा, बिल्कुल ही साइडलाइन कर रहा है। तो कहाँ कैसे पहुँचेगा वहाँ तक? वही बात है ना, अध्यात्म के बिना विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। जो हमारे पूर्वज थे उनके पास वेदों की नॉलेज थी। आज तो हमारे कुछ जो मुगलों के पूर्वज हमारे यहाँ बैठे हैं, मैंने देखा था कि वो हमारे वेदों को भी आप खुद ही लिख रहे हैं और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने धर्म का वो जिक्र उसमें डाल रहे हैं। तो बाज आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं उसमें। तुम लोग नलायक की पैदाश थे, नलायक की पैदाश रहोगे, ठीक है ना। हमारे देखो पुराने कितने सनातनी मंदिर, मुझे दुख होता है इस बात का। हम कहते हैं ताजमहल हमारा अजूबा है, घंटा अजूबा, क्या अजूबा उसमें कोई चीज़ नहीं है, फालतू की बकवास है वो। ऐसी चीज़ें हमारी अजूबों में जानी चाहिए। अगर 7 वंडर्स वो नहीं डिक्लेयर करते, द वंडर्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दो इनको। इंडिया खुद के वंडर्स बना ले, मैं तो कहता हूँ। और ऐसे मंदिरों की संभाल केयर टेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने अंडर ले, और इनकी केयर होनी बहुत जरूरी है। हुआ प्रतीत होता है, लेकिन सूर्यदेव को हमेशा अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार क्यों दिखाया जाता है? ये वही चीज़ आएगी 101%। भी आकाश गंगा के चारों ओर घूमता है। बिल्डरों की सीढ़ियां हैं। सूर्य के विज्ञान है से भरा है। इस खंड में 28 सीढ़ियां हैं। ये बात मुझे भी नहीं पता था। स्वयं का एक चक्कर लगाने के लिए गए 28 दिनों का प्रतीक है। इस सरोवर में कुल 108 छोटे मंदिर हैं। मैंने 108 नंबर और उसके सूर्य से संबंध के बारे में एक पूरा वीडियो बनाया है। अब देखो हमारे वेदों में क्या लिखा है, अभी तो साइंस भी मानने लगी कि ऐसा नहीं कि धरती सिर्फ सूर्य के आगे घूम रही है, आगे पीछे नहीं। सूर्य साथ साथ ट्रैवलिंग भी कर रहा है। वो गैलेक्सी मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है सूर्य, ठीक है ना। उसकी स्पीड है 7.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो सूर्य है वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जिस वजह से क्या ये 28 क्या, एक सूर्य एक परिक्रमा करने में 28 दिन लेगा। तो उस हिसाब से ये 28 सीढ़ियाँ मंदिर में है। आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। के प्रतीक जो वर्ष और ये हैं 12 मूर्तियाँ, ये भी मैंने पढ़ा था उसमें। मंदिर में 12 सूर्यदेव की मूर्तियाँ हैं जो 12 सालों को 12 महीनों को 365 दिनों का प्रतिनिधित्व हाथी 365 दिन करेंगे। 365 हाथियों की नक्काशी की गई है। भगवान सूर्य को 2 पत्नियों के साथ दिखाया गया है। हाँ, छाया जिसका अर्थ है और संध्या, और छाया जिसका अर्थ है परछाई। प्राचीन बिल्डरों ने सूर्य के 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंगों में रंगा था। वही आगे ना, पहले न्यूटन ने यह खोज की। इंद्रधनुष आपको प्रिज्म नहीं, अगर किसी ने देखा तो बरसात के बाद आप देखते हो ना, एक वो बनता है इंद्रधनुष, 7 कलर दिखते हैं। हम कहते हैं कि यार बरसात के बाद दिखा, वो क्यों दिखता है? जब वो उसके देखने का भी कारण है, रेन हो रही है, बारिश हो गई तो कुछ बूंदें अभी भी हवा में रह जाती हैं हमारी, जो लाइट वेटेड होती हैं, ठीक है ना। वो धरती पे नहीं आती, हवा में वो मॉइस्चर लगा लो, एक तरीके से बूंदें रह जाएंगी। और जो सूर्य है, जो जब उनके ऊपर लाइट डलेगी तो वो एक प्रिज्म का काम करेंगी बूंदें। प्रिज्म का काम करने से क्या होगा, जो सनलाइट अपने पास वाइट कलर की आ रही है, वो अलग अलग 7 रंगों में बन के एक पूरा वो इंद्रधनुष बना देंगी। ये चीज़ है साइंटिफिक। सफेद रोशनी मौसम हमारे अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है और मुझे उम्मीद है कि मोदी बिल्कुल। तो आई होप कि हम, हालांकि मैंने जल्दी में ये वीडियो स्किप की है, मैं जितनी मेन इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी इसमें से, मुझे लगता है यहाँ तक, क्योंकि मैंने इतना भी जल्दी स्किप नहीं किया कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है मिस हुई हो जो आपको चाहिए थी।
तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे भी कैसी वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन चाहते हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।